फ्यूनरल हॉल में एकदम शांति थी, जहां यून सोल अपने मरे हुए माता पिता की मेमोरियल के पास खड़ी थी। हवा में सिर्फ दुख भरा सन्नाटा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे और अपने दिल में वो सिर्फ अपने ग्रैंडफादर का सहारा ढूंढ रही थी, जो उसके पास इकलौते बचे थे। जब से उसे याद है, उसके ग्रैंडफादर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। माता पिता की मौत के बाद उन्होंने ही उसे हर मुसीबत से बचाया था। उसी पल यून सोल ने फैसला कर लिया था कि वो अपने ग्रैंडफादर की खुशी के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन वक्त के साथ बड़े बड़े सहारे भी कमजोर पड़ जाते हैं। यून सोल को हाल ही में एक बहुत बुरा सच पता चला था। उसके ग्रैंडफादर को आखिरी स्टेज का पैंक्रियाटिक कैंसर था। उनके पास अब बहुत कम दिन बचे थे और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की। वो मरने से पहले उसकी मैरिज देखना चाहते थे। यून सोल का दिल घबराने लगा। मैरिज? वो अभी बहुत यंग थी और ये सब बहुत जल्दी लग रहा था। पर अपने ग्रैंडफादर की फिक्र देकर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कॉलेज में सो क्यून यून सोल के पास आया, जो उसका बहुत ही मस्त मौला और चार्मिंग दोस्त था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो उसे खींचकर क्लासरूम से बाहर ले गई। बाहर आकर वो थोड़ा हिचकिचाई और अचानक बोल पड़ी, सो क्यून, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? सो क्यून एकदम से हैरान रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, ये बहुत सडन है, पर जब तुम प्रपोज कर रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? उसने हंसते हुए आगे कहा, पर चलो, जब हम 30 साल के हो जाएंगे तब शादी करेंगे, ओके? यून सोल उसे समझाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसके एक दोस्त ने उसे पास ही कुछ सुंदर गर्ल से मिलने के लिए बुलाया था। सो क्यून की मुस्कान और बढ़ गई। साउंड्स फन, इसे कल कंटिन्यू करते हैं यून सोल, मुझे अभी जाना होगा। यून सोल ने एक झूठी स्माइल दी, ओके ओके जाओ, मैं तो वैसे भी मजाक कर रही थी। सो क्यून ने हंसते हुए उसके चीक्स खींचे। मुझे पता था, पर फिर भी मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ये कहकर वो हाथ हिलाते हुए कैंपस से चला गया। यून सोल उसे जाते हुए देख रही थी और उसका दिल भारी होने लगा। चिढ़कर वो खुद से बड़बड़ाई, मैंने ये क्या कर दिया? मैं उस इंसान से क्या उम्मीद रख रही थी जो कभी सीरियस नहीं रहता? क्या वो एक बार भी मुझे सीरियस ले सकता है? क्या मेरा फेस काफी सीरियस नहीं था? इन्हीं ख्यालों में खोई हुई वो किसी से टकरा गई। चौंक कर उसने ऊपर देखा और जल्दी से माफी मांगने लगी। एक बहुत ही खड़ूस दिखने वाले आदमी ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगली बार ध्यान रखना कि तुम कहाँ चल रही हो, डे ड्रीम मत करो। उसकी आवाज सुनकर यून सोल को गुस्सा आ गया। अगर तुमने मुझे डे ड्रीम करते देखा था तो तुम साइड से निकल सकते थे, बल्कि तुम खुद मुझसे आकर टकराए। तुमने ये जानबूझकर किया ना। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, एक कार बहुत तेजी से उसके पास से गुजरी। एकदम फुर्ती से उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बचा लिया। उस झटके की वजह से वो सीधे उसके चेस्ट से जा टकराई और उनके चेहरे इतने करीब आ गए कि उनके लिप्स गलती से टच हो गए। वक्त जैसे एक पल के लिए रुक गया था। जो हुआ उसे महसूस करते ही उस आदमी ने तुरंत उसे छोड़ दिया। यून सोल लड़खड़ा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। गलत मत समझना, उसने रूखेपन से अपनी स्लीव झाड़ते हुए कहा। कार बहुत तेज थी, मैंने तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए खींचा था। यून सोल हकलाते हुए बोली, हाँ थैंक्स। वो अपनी नजरें चुराते हुए खुद को संभालने लगी। चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम दोनों का दिन ही खराब है। उसका जवाब सुने बिना ही वो जाने के लिए मुड़ी, पर इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती, उसकी मजाक उड़ाती आवाज हवा में गूंजी, तुम मुझे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स भी नहीं बोलोगी? उसके होठों पर एक शरारती स्माइल थी। फिर अपनी आंखों में एक चमक के साथ उसने आगे कहा, या फिर तुम उस किस का हर्जाना दिए बिना ही जाने का सोच रही हो? यून सोल, जो अभी भी उस हादसे से घबराई हुई थी, पलटकर बोली, कैसी किस? हमारे लिप्स बस टच हुए थे। ऐसे एक्ट मत करो जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो। उसने ताना मारते हुए आगे कहा, क्या बात है? ये मत कहना कि तुम्हें आज तक किसी ने किस नहीं किया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सच तो ये है कि तुम ऐसी दिख रही हो जैसे तुमने पहले कभी किसी को किस नहीं किया। चिढ़कर यून सोल बोली, तुम में ऐसा क्या स्पेशल है? मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें किस किया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। सच में लोग आमतौर पर अपनी फर्स्ट किस इतनी आसानी से नहीं भूलते। उसके चिढ़ाने वाले अंदाज पर उसका गुस्सा भड़क गया। फर्स्ट किस? तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम 108वां इंसान हो जिसे मैंने किस किया है, तो अगर ये याद रखने लायक नहीं था तो मुझे माफ करना। ये कहकर वो अपने पैर पटकती हुई वहां से मुड़ गई और तीखी आवाज में बोली, और अगर दोबारा दिखे तो मुझसे बात मत करना, तुम परवेटेड इंसान। वो वहीं खड़ा उसे गुस्से में जाते हुए देखता रहा और उसकी आंखों में एक अलग ही मजा था। 108वां है ना, इंटरेस्टिंग। वो बुदबुदाया और उसे दूर जाते हुए देख उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। कैंपस वापस आकर यून सोल क्लास में बैठी थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके दोस्त आसपास हंस रहे थे और आने वाली पार्टीज और आउटिंग्स की बातें कर रहे थे, लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रही थी। सो क्योंग, जो हमेशा ग्रुप की जान होता था, दूसरों के साथ मजाक कर रहा था। अचानक प्रोफेसर अंदर आए और सब शांत हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उन्होंने सीरियस होकर कहा। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट लेक्चरर हैं जो अगले सेमेस्टर तक हमें पढ़ाएंगे। उस आदमी ने शांत आवाज में अपना इंट्रोडक्शन दिया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कांग जून यंग है। यून सोल एकदम जम गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी नोटबुक को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा शौक
और शर्म से भर गया। उसका दिमाग चिल्लाया, कल वाला वही बदतमीज इंसान। उसके गाल शर्म से जलने लगे और वो अपनी सीट पर नीचे की तरफ झुक गई। जब उसकी नजरें क्लासरूम में सबको देखने लगी तो यून सियोल की घबराहट बढ़ गई। वो अपनी नोटबुक के पीछे छुप गई और खुद से फुसफुसाई, क्या मैंने गलत देखा? प्लीज काश मैं गलत हूँ। अचानक उसकी आवाज गूंजी जो एकदम साफ और चुभने वाली थी, तुम जिसने नोटबुक पकड़ी हुई है, तुम्हारा नाम क्या है? सहम कर यून सोल एकदम जम गई। मैं चो यून सोल हूँ सर, वो हकलाते हुए बोली और अपनी आवाज को संभालने की कोशिश करने लगी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मिस चोई, उसने बहुत आराम से कहना शुरू किया, मुझे कभी नहीं पता था कि किताब चबाने से उसका कंटेंट दिमाग में जल्दी जाता है। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी और यून सियोल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। खैर कोई बात नहीं, उसने मजे से पेज पलटते हुए कहा, क्यों ना तुम पेज 108 एक्सप्लेन करो। अगले शब्दों से पहले उसका जानबूझकर रुकना यून सोल के दिल की धड़कन बढ़ा गया। ओह मेरी गलती है, उसने शरारत भरे अंदाज में आगे कहा। मेरा मतलब पेज 10.8 था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब उसने आगे कहा, शुरू करो मिस चोई, हमें भी कुछ समझाओ। वो उसे परेशान देखकर साफ तौर पर मजे ले रहा था। क्लास खत्म होते ही सूजिन ने बहुत कैजुअल तरीके से प्रोफेसर कांग को ग्रीट किया। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ पढ़ाने वाले हैं? उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। चलिए साथ में कॉफी पीते हैं। कैंग जून यंग का चेहरा एकदम प्रोफेशनल था। उसने दूरियां बनाए रखते हुए जवाब दिया, मुझे इसके बाद कुछ जरूरी काम निपटाना है। वैसे भी एक प्रोफेसर और स्टूडेंट का साथ में कॉफी पीना सही नहीं है। ओ सूजिन, तुम उन्हें जानती हो? एक क्लासमेट ने हैरान होकर पूछा। सूजिन ने बिना किसी खास रिएक्शन के जवाब दिया, हाँ, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं। बाद में क्योंग युन, जो यून सियोल की दोस्त थी, उसने लंच में जिम्पोंग खाने का आइडिया दिया, पर यून सियोल ने मना कर दिया। मैं सीधा घर जा रही हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हॉलवे से गुजरते हुए उसने देखा कि कैंग जून यंग उसके आगे चल रहा है। हिम्मत जुटाकर उसने उसे आवाज दी, मिस्टर कैंग, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? वो रुका और मुड़ा। उसकी तेज नजरें सीधे यून सियोल की आंखों में थीं। हमारी पहली मुलाकात जिस तरह से हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, उसने हिचकिचाते हुए शुरू किया। पर क्या हम अपने पुराने मसले क्लास में न लाएं? मैं, उसने बिना किसी भाव के पूछा। क्या तुम्हें मैं याद नहीं? उसकी शरारती मुस्कान वापस आ गई। मैं कभी भी पर्सनल मुद्दों को अपनी क्लास में नहीं लाता। मैं सिर्फ एक प्रोफेसर की तरह बर्ताव करता हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को सलाह देता है। उसकी आवाज में हल्का सा ताना था जब उसने कहा, इतनी घमंडी मत बनो। यून सियोल का मुंह हैरानी से खुला रह गया, पर उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। जैसे ही वो मुड़ा और वहां से चला गया, वो वहीं खड़ी रह गई और उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगा। उसी शाम जब वो अपने अपार्टमेंट में थी, यून सियोल का फोन बजा। उसके ग्रैंडफादर का कॉल था। उसने तुरंत फोन उठाया। यून सियोल, कैसी हो तुम? उन्होंने खुशी से पूछा। मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा, आप कैसे हैं? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं बढ़िया हूँ। सुनो, मैं इस सैटरडे शहर आ रहा हूँ अपने एक पुराने दोस्त के बेटे से मिलने। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। ठीक है, मेरा कोई प्लान नहीं है तो मैं चलूंगी, उसने कहा। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, जल्दी मिलते हैं। कॉल कट गया और वो बस अपने फोन को देखती रह गई। अगला दिन एक नई ताजगी के साथ आया और यून सियोल खुद को अपने ग्रैंडफादर के साथ एक बहुत बड़े एस्टेट में ले जाते हुए पाई। कांग थे जिन, उसके ग्रैंडफादर ने बड़े प्यार से पुकारा जब होस्ट उनकी तरफ बढ़े। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को खुद गेट पर मेहमानों को लेने आने की जरूरत नहीं है। यून सियोल के ग्रैंडफादर ने हल्का मजाक किया, पर मुझे तो आना ही था, मैं इस यंग लेडी से मिलना चाहता था। कांग थे जिन ने हंसते हुए जवाब दिया। जैसे ही उसने तमीज से बो किया, उसके ग्रैंडफादर ने उनका इंट्रोडक्शन कराया। ये मेरे मरे हुए दोस्त कांग डोंगवू के बच्चे हैं। ये तुम्हारे माता पिता के भी बहुत करीबी दोस्त थे और टीजे कॉर्प के मालिक हैं। यून सोल ने एक प्यारी स्माइल के साथ कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तैजिन ने प्यार से कहा, तुम बहुत खूबसूरत यंग लेडी बन गई हो। हैसूक ने उन्हें अंदर बुलाते हुए कहा, अंदर आइए। चलते हुए तैजिन बोले, तुम्हारी फैमिली ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे बिना टीजे कॉर्प आज यहाँ नहीं होती। उसके ग्रैंडफादर ने बात काटते हुए कहा, अरे ऐसा मत कहो। घर में घुसते ही तैजिन की आवाज में थोड़ा दुख था। यून सियोल, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाया। हैसूक ने प्यार से उन्हें रोक दिया, अभी ऐसी भारी बातें मत कीजिए। तैजिन ने माहौल बदलते हुए कहा, यून सियोल, अगर तुम चाहो तो हमें अपनी फैमिली समझ सकती हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे एक बेटी मिल जाए, शायद मेरे बच्चों को एक बहन और बड़ा भाई मिल जाए। हैसूक ने मुस्कुराते हुए कहा, तेजिन, तुम उसे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और अब तुम मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। तैजिन गर्व से मुड़े और इशारा किया, ओह वो रहा मेरा दूसरा बेटा जून सियोल। हेलो कहो। उस लड़के ने तमीज से बो किया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं कांग जून सूल हूँ। जब वो बातें कर रहे थे तभी हॉलवे में भारी जूतों की आवाज गूंजी। सब मुड़े और तभी उनका बड़ा बेटा कमरे में आया। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया, क्योंकि यून सियोल की नजरें और किसी से नहीं बल्कि कैंग जून यंग से मिली। वही इंसान जिसने कुछ दिन पहले उसे तेज कार से बचाया था। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। दोनों एकदम जम गए और एक दूसरे को यकीन के साथ नहीं देख पा रहे थे। घर के बाहर जून यंग ने चुप्पी तोड़ी। फेट का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है ना? उसकी आवाज में मजाक था। यून सियोल ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा काबू किया। क्यों ना हम फिर से शुरुआत करें? मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स, उसने तमीज से पर थोड़ी दूरी बनाकर कहा। जून यंग की आंखों में शरारत चमक उठी। ओह, तुमने तो कहा था तुम्हें याद नहीं है, पर अब लगता है तुम्हें सब याद है। यून सोल ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। डिटेल्स की जरूरत नहीं है और
हाँ, मुझे सब याद है सर। उसने आखिरी शब्द एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा। वो धीरे से हंसा और बोला, क्लास के अलावा मुझे बस जून यंग बुला सकती हो। यून सोल ने खुद को सीधा किया और अपना सिर हिलाते हुए मना कर दिया। मैं भला कैसे, आप मुझसे बड़े हैं और जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओह, एक्सपीरियंस्ड, तुम्हारा मतलब फर्स्ट किस के एक्सपीरियंस से है, और मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने तो ये 108 बार किया है। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया और वो उसे घूरने लगी। वो बिना किसी फिक्र के हंसता रहा और बोला, क्यों मिस चोई, मैंने सही कहा ना। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आप सच में अजीब हैं। मैं तो बस अपने ग्रैंडपा और आपके माता पिता की वजह से तमीज से बात कर रही हूँ, पर आप। उसने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए चेतावनी दी। संभल कर रहिए, बाहर हम एक दूसरे को नहीं जानते, समझ गए। उसने बड़े आराम से कंधा उचकाते हुए जवाब दिया, यही तो मैं भी चाहता हूँ। अच्छा बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा पास झुकर उसने आगे कहा, वैसे भी ये मुझ पर सूट नहीं करता। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, यून सोल अपनी मुठ्ठियां भींचे वहीं खड़ी रह गई और उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबलता रहा। कॉलेज वापस आकर यून सोल ने अपनी दोस्त को सब बताया कि वो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है और उसने सो क्यून को प्रपोज भी किया था। हैरान होकर उसकी दोस्त चिल्लाई, तुम ऐसे ही किसी से भी कैसे मैरिज कर सकती हो। फिर उसने यून सोल को डांटा, तुम्हें कोई मैच्योर और सेटल इंसान चाहिए, ऐसे अचानक किसी को भी नहीं चुन सकती। अचानक उसकी दोस्त का चेहरा चमक उठा, जैसे कोई आइडिया आया हो। मुझे पता है, मेरी आंट एक मैच मेकिंग बिजनेस चलाती है, चलो तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करते हैं। बिना जवाब का इंतजार किए उसने फैसला सुना दिया, मैं इसी सैटरडे के लिए सब सेट कर दूंगी। सैटरडे को एक होटल में यून सोल अपने डेट का इंतजार कर रही थी। जब वो आदमी आया तो उसने तमीज से इंट्रोडक्शन दिया, पर जल्द ही वो अपनी ही खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधने लगा। अगले सैटरडे वो एक और आदमी से मिली जो अपनी डाइट को लेकर इतना पागल था कि उसने यून सोल को भी ढंग से खाने नहीं दिया। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, वो कई तरह के आदमियों से मिली। कुछ बहुत ज्यादा चिपकू थे और सीधे लाइन मार रहे थे, तो कुछ भूतों में यकीन रखते थे और डरावनी कहानियां सुनाने लगे। उसे समझ आ रहा था कि एक सही लड़का ढूंढना कितना मुश्किल काम है, लेकिन एक सैटरडे उसे एक ऐसा आदमी मिला जो काफी शरीफ लग रहा था। जब वो सोच ही रही थी कि शायद ये सही है, तभी उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। उस आदमी ने तुरंत अपना रुमाल बढ़ाया। उसकी इस छोटी सी मदद ने यून सोल के दिल में उम्मीद की एक किरण जगा दी कि शायद अभी भी कोई अच्छा इंसान मिल सकता है। उसी होटल के दूसरी तरफ जून यंग अपनी माँ से फोन पर बहस कर रहा था। आपने मुझसे पूछे बिना वादा क्यों किया? उसकी आवाज में चिढ़ साफ थी। उसकी माँ ने शांति से समझाया, ये मैंने नहीं किया। मेरी दोस्त अपनी बेटी को तुमसे मिलवाना चाहती थी क्योंकि तुम्हारी कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। जैसे ही कॉल खत्म हुआ, तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। एक यंग वुमन उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। अपनी माँ की बातें याद करते हुए जून यंग ने उसे बहुत सीरियस होकर देखा और पूछा, तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो, क्या हम पहले मिले हैं? उस लड़की ने चमकती मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, हम पिछले साल प्रिंस आइवन की बर्थडे पार्टी में मिले थे। उसका जवाब सुने बिना ही वो बड़बड़ाने लगी कि कैसे वो अपने ऊंचे कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसका बिजनेस बढ़ा सकती है। जून यंग उसकी लगातार बातों से साफ तौर पर परेशान हो रहा था। आखिर में वो खड़ा हुआ और तमीज से बोला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर मुझे कुछ काम निपटाना है तो मुझे अब चलना चाहिए। उस लड़की ने झट से कहा कि शायद वो गलत वक्त पर आ गई है और खुद ही वहां से जाने लगी। उसके जाते ही जून यंग ने चैन की सांस ली और सुकून महसूस करने लगा। होटल के दूसरी तरफ यून सोल की मीटिंग अच्छी चल रही थी। बातों बातों में उस आदमी ने उसकी फैमिली के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन अचानक उसकी बातों का तरीका बदल गया जब उसने बताया, मैंने अपने लेवल के किसी इंसान से मिलने के लिए 30 मिलियन खर्च किए हैं। यून सोल ये सुनकर दंग रह गई और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसका रिएक्शन देखकर उस आदमी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम जैसे लो क्लास और बेकार लोग कैसे होते हैं। मेरे साथ कमरे में चलो, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। यून सोल का गुस्सा भड़क उठा और वो पलट कर बोली, कर दो पुलिस में रिपोर्ट, मैं नहीं डरती। तभी वहां से गुजर रहे जून यंग के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी और वो वहीं रुक गया। वो आदमी उसकी बात अनसुनी करते हुए बोला, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यून सोल अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो आदमी कुछ और कहता, किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। यून सोल ने ऊपर देखा तो वहाँ जून यंग खड़ा था, जो उस आदमी को बहुत गुस्से में देख रहा था। उसने हाथ को इतनी जोर से दबाया कि वो आदमी दर्द के मारे पीछे हट गया। बिना कुछ कहे जून यंग ने यून सोल का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से तेजी से बाहर ले गया। यून सोल उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश में लड़खड़ा रही थी। उसने सांस लेते हुए कहा, थैंक्स, अगर आप वहां नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा और कहा, अब आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। जून यंग उसने हाथ छोड़ दिया और पूछा, तो तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई थी? चिढ़कर उसने जवाब दिया, जो भी हो, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। जून यंग उसकी तरफ मुड़ा और मजाक उड़ाते हुए बोला, जैसे कपड़े तुमने पहने हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि ये डेट ही थी, वरना उस आदमी ने जो कहा वो सच था। यून सोल का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने तुरंत मना कर दिया। वो पास की कुर्सी पर बैठ गई और एक गहरी सांस लेकर समझाने लगी, मेरे ग्रैंडफादर बीमार हैं और ये उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मेरी मैरिज देख सकें। मेरी दोस्त की आंट एक मैच मेकिंग एजेंसी चलाती है, तो मैंने सोचा कि मैं ये कोशिश
करके देखूं। जून यंग का चेहरा एकदम सीरियस हो गया और उसने पूछा, मुझे लगा था कि मैरिज और प्यार हर औरत का सपना होता है, क्या इस तरह ब्लाइंड डेट्स पर जाना वाकई सही है? यून सोल ने फिर से एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, ये आसान नहीं है, पर अपने ग्रैंडफादर की खुशी के लिए मुझे प्यार की जरूरत नहीं है, मुझे बस वाइफ का टाइटल चाहिए। जून यंग उसे बहुत गौर से देखने लगा, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। उसने धीरे से आगे कहा, मुझे लगा था कि वो आदमी अच्छा इंसान है, मुझे लगा था कि मैं आखिरकार अपने ग्रैंडफादर की इच्छा पूरी कर पाऊंगी। जून यंग उसके पास एक कुर्सी खींचकर बिना कुछ बोले बैठ गया। वो अपने मन में कुछ कैलकुलेट कर रहा था। फिर उसने उसकी तरफ देखा और कहा, चोय यून सियोल, मुझसे मैरिज कर लो। यून सियोल एक पल के लिए एकदम जम गई। वो पूरी तरह से शॉक थी। अगले ही पल वो घबराकर हंसने लगी। आप मजाक कर रहे होंगे। उसका चेहरा वैसे ही गंभीर रहा और उसने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर कोई तुम्हें मैरिज के लिए पूछेगा तो तुम मना नहीं करोगी? उसकी हंसी गायब हो गई। हाँ, पर आप ही क्यों? जून यंग थोड़ा आगे झुका और शांति से बोला, क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है। हम एक दूसरे की क्राइटेरिया पूरी करते हैं, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, और अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे ग्रैंडफादर भी खुश होंगे। यून सोल को शक हुआ और उसने पूछा, पर इसमें आपका क्या फायदा है? उसने जवाब दिया, मुझे भी एक हस्बैंड का स्टेटस चाहिए जैसे तुम्हें वाइफ का टाइटल चाहिए। उसे असलियत समझ आने लगी और उसकी आंखें फटी रह गईं। रुको, क्या आप भी यहाँ उसी के लिए? उसने बात काटते हुए कहा, हाँ, मैं अपना वक्त इन ब्लाइंड डेट्स पर बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मैं किसी और से शादी करूंगा तो मुझे उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना होगा, पर तुम्हें सिर्फ टाइटल की फिक्र है। ये हम दोनों के लिए कन्वीनियंट रहेगा। यून सोल उसे गौर से देखने लगी और बुदबुदाई, मैं सोच भी नहीं सकती कि हम शादी करेंगे। फिर थोड़ी देर रुककर उसने कहा, क्या मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल सकता है? एक भरोसे वाली स्माइल के साथ जून यंग बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। तीसरे दिन शाम को 5 बजे मुझे उसी पार्किंग लॉट में मिलना जहाँ हम पहली बार मिले थे। अगर तुम नहीं आई तो इसका मतलब होगा कि तुमने मेरा ऑफर ठुकरा दिया है। 3 दिन बाद जून यंग वादे के मुताबिक पार्किंग लॉट में खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी, दोपहर के 4:50 हो रहे थे। उसकी नजरें उस सुनसान रास्ते को देख रही थी। मिनट बीते गए और उसने फिर से वक्त चेक किया। अब 5:10 हो चुके थे। उदास होकर उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और खुद से सोचा, मैं यहाँ आकर आखिर क्या उम्मीद कर रहा था? जैसे ही वो कार में बैठने वाला था, किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो यून सोल उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी और उसकी सांस फूली हुई थी। सॉरी, बहुत सॉरी, मुझे देर हो गई, वो हाँफते हुए बोली। मेरी क्लास उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच गई थी। जून यंग का चेहरा अब भी सीरियस था। उसने कहा, तुम 10 मिनट लेट हो। अपनी सांस संभालते हुए उसने जवाब दिया, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने आई हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वो एकदम सीधी खड़ी हुई और मजबूती से उसकी तरफ देखा। मैं चाहती हूँ कि ये मैरिज एक सीक्रेट रहे, कम से कम जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती। आप कैंपस में बहुत पॉपुलर हैं और अगर ये बात बाहर आई तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जून यंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, तो फिर तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा मिस चॉय। पर उसने अचानक उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो लड़खड़ा कर उसकी बाहों में जा गिरी। उसने उसे मजबूती से थाम लिया। हैरान होकर उसने अपने हाथ उसकी छाती पर रखे और उसे पीछे धकेलते हुए चिल्लाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसे अचानक गले क्यों लगा लिया? एक स्मर्क के साथ वो थोड़ा पास झुका और बोला, खैर, अब हम एक कपल है ना, तो हमें वैसा दिखना भी तो चाहिए। कैंग मैंशन में डिनर के वक्त माहौल थोड़ा टेंशन वाला हो गया क्योंकि सबका ध्यान जून यंग पर था, जिसने अभी अभी एक खबर सुनाने की बात कही थी। उसने बहुत ही शांत चेहरे के साथ कहा, मैं चोय यून सियोल से शादी करने जा रहा हूँ। उसके पिता का चेहरा खुशी से चमक उठा। मिस्टर चॉय की पोती, ये तो बहुत बढ़िया खबर है, उन्होंने उत्साह से कहा। इसके उलट मिसेस कांग के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। उसके पिता ने सिर हिलाते हुए अपनी मंजूरी दी। जब वो हमसे मिलने आए थे तभी मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ था, पर मैं पक्का नहीं था। जून यंग ने बड़े आराम से जवाब दिया, हम काफी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि हमारे माता पिता पहले से परिचित हैं। मिसेस कांग ने बात काटते हुए अपनी सख्त आवाज में पूछा, तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में हो? तुम तो पिछले हफ्ते ही उसके कैंपस में पढ़ा रहे थे। क्या ये शादी का फैसला थोड़ा जल्दबाजी में नहीं है? जून यंग ने उनकी आंखों में आंखें डालकर सीधे जवाब दिया, मेरे वहाँ पढ़ाने से बहुत पहले से हम डेट कर रहे हैं, मैंने बस आपको बताया नहीं था। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने आगे कहा, और इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप अपनी सहेलियों की बेटियों के साथ मेरी ब्लाइंड डेट्स फिक्स करती हैं। फिक्र मत कीजिए माँ, मैं यून सोल से शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मिसेस कांग की आंखें फटी रह गईं और वो मन ही मन घबराते हुए सोचने लगी, क्या इसे पता भी है कि प्यार असल में होता क्या है? चिढ़कर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा कांटा कसकर भींच लिया, हालांकि चेहरे पर दिखावटी शांति बनाए रखी। एक जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ उन्होंने कहा, जून यंग, तुम उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आते? मैं खुद उससे बात करना चाहती हूँ। फोन पर यून सोल ये खबर सुनकर दंग रह गई। घबराते हुए उसने पूछा, अगर उन्हें शक हो गया तो? जून यंग का लहजा अब भी शांत था। उसने जवाब दिया, बस प्लान पर टिकी रहो, हर बात का वही जवाब देना जैसा हमने डिस्कस किया था। मैं अपनी पुरानी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेट मत होना। कॉल खत्म होते ही यून सियोल अपने फोन को घूरती रह गई और उसके सीने में बेचैनी होने लगी। उसने सोचा, मैं शांत भला कैसे रह सकती हूँ? अगले दिन कांग हाउस में मिसेस कांग ने उसे बड़ी निराशा के साथ देखा और कहा, जून यंग तुम्हें इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकता है? यून सोल ने अजीब महसूस करते हुए जवाब दिया, उन्हें कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं अकेली ही आ गई। मिसेस कांग ने एक पल के लिए उसे परखा और फिर कहा, उसने
उसने हमें शादी के बारे में तो बता दिया है, पर तुम अभी कॉलेज में हो, क्या ये सब थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा? यून सियोल ने खुद को संभाला और मजबूती से जवाब दिया, हमने तय किया है कि मेरे ग्रेजुएट होने तक हम इसे एक सीक्रेट रखेंगे। शक जताते हुए मिसेस कैंग ने थोड़ी तीखी आवाज में फिर सवाल किया, तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? टेंशन को भांपते हुए यून सोल ने उनकी चिंता दूर करने की कोशिश की और अपनी आवाज स्थिर रखते हुए कहा, हम इस रिश्ते को लेकर वाकई बहुत सीरियस हैं। ये सुनकर मिसेस कांग थोड़ा शांत हुई और उनके चेहरे के भाव कुछ नरम पड़ गए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, उन्होंने सोच में पड़ते हुए कहा, बस मेरे कुछ सवाल हैं। उन्होंने सीधा यून सियोल की आंखों में देखा और बहुत ही सीरियस होकर पूछा, क्या तुम वाकई मेरे बेटे से प्यार करती हो? यून सियोल ने पूरी कोशिश की कि वो सच्ची लगे और जवाब दिया, जी हाँ, मैं उन्हें पूरे दिल से चाहती हूँ। मिसेस कैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर पूछा, क्या जून यंग भी तुमसे प्यार करता है? यून सियोल एकदम सुन्न पड़ गई, उसका दिमाग तेजी से जवाब ढूंढने लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, एक जानी पहचानी आवाज ने बीच में टोका, मॉम, क्या आपको ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए? यून सोल चौंक गई जब जून यंग कमरे में आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसने मिसेस कांग से कहा, मैंने आपसे कहा ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको यकीन दिलाने के लिए अब मैं और क्या करूं? उसने नीचे यून सियोल की तरफ देखा और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मॉम, तुमसे कुछ अजीब तो नहीं पूछ रही ना हनी? यून सियोल ने अजीब सा महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, वो बस आपके लिए फिक्रमंद है। मिसेस कांग चुपचाप ये सब देख रही थी और उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, यून सोल ने शिकायत की, क्या आपको वाकई वैसा करने की जरूरत थी? उसका लहजा काफी परेशान था। जून यंग ने बड़े आराम से जवाब दिया, और कैसे मॉम हम पर यकीन करती? उसने पलटकर कहा, आपको मुझे हक करने की जरूरत नहीं थी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जब वो तुमसे ये सवाल पूछ रही थी तब तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। तुम बहुत ही अजीब लग रही थी, खासकर तब जब मैंने तुम्हें हक किया। उसने चिढ़कर कहा, मैं अजीब क्यों नहीं लगूंगी? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है और आपने मुझे पहले से बताया भी नहीं था। जब वो उसके घर पहुंचे तो उसने तमीज से थैंक्स कहा और कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाती, जून यंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने होठों तक ले जाकर चूम लिया। लगता है हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखें फटी रह गईं और चेहरा एकदम लाल हो गया। प्रैक्टिस? वो घबरा कर बुदबुदाई। हाँ, प्रैक्टिस, उसने जवाब दिया। जब भी हमें मौका मिले हमें एक असली कपल की तरह दिखना होगा। उसने अपना हाथ झटके से खींचा और पलटकर बोली, नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने फिर चिढ़ाया, मैं इसे अच्छे से संभाल सका हूँ। देखो, तुम अभी से उलझन में पड़ गई हो, बिल्कुल अभी की तरह। वो उसके और करीब आया और शरारती नजरों से उसकी तरफ झुक गया, खासकर तब जब उसके गाल शर्म से और भी ज्यादा लाल हो गए। घबराकर उसने उसे पीछे धकेला। मैंने कहा ना मुझे जरूरत नहीं है, वो चिल्लाई और जल्दी से कार से बाहर निकल गई। उसके जाते ही उसका फोन बज उठा। देखा कि उसके ग्रैंडफादर का कॉल है तो उसने तुरंत उठा लिया। दूसरी तरफ से उसके ग्रैंडफादर की आवाज बहुत ही खुश और जोश भरी थी। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं तो तभी तुम्हारी मैरिज के लिए मान जाता। उनकी खुशी सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, हालांकि उसे थोड़ी घबराहट भी हुई। उसने सोचा, अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कॉल खत्म होने के बाद वो फिर से कार की तरफ मुड़ी। विंडो से अंदर की तरफ झुकते हुए उसने कहा, ठीक है, फिर चलिए प्रैक्टिस करते हैं। कार के अंदर जैसे ही वो उसके और करीब आई, उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हमें वाकई किस करने की प्रैक्टिस करनी होगी? उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। तुम्हें क्या लगता है? जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसे गले से पकड़ा और धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। अगले ही पल उसके होठों ने उसके होठों को छू लिया। वो एकदम सुन्न पड़ गई। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। जैसे जैसे वक्त बीता वो लम्हा और गहरा होता गया और वो उसमें खोती चली गई। काफी देर बाद जून यंग एक हल्की मुस्कान के साथ पीछे हटा। ये एक वेडिंग किस थी, उसने बड़े आराम से कहा और अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाया। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं तो इसके लिए प्रैक्टिस करना तो बनता है ना? अभी भी घबराई हुई हालत में उसने बिना कुछ बोले बस सिर हिलाया और वहां से तुरंत चली गई। कार के अंदर जून यंग पीछे की तरफ झुक गया और अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरने लगा। जो अभी हुआ था उसे याद करके उसके गाल भी हल्के लाल पड़ गए थे। अगले दिन कॉलेज में जब यून सोल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उसे जून यंग के साथ हुई अपनी बात याद आई। हम इसे एक सीक्रेट रख रहे हैं, पर क्या मैं अपनी किसी एक दोस्त को बता सकती हूँ? मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरा साथ दे सके, उसने पूछा था और वो मान गया था। अब अपने दोस्तों को देखते हुए वो हिचकिचा रही थी कि आखिर किस पर यकीन करे। बाद में जब वो क्योंग यून के साथ चल रही थी तो उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है। क्योंग यून ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हारी शादी हो रही है या ऐसा ही कुछ? अजीब महसूस करते हुए यून सियोल ने जवाब दिया, सच कहूँ तो हाँ। क्योंग यून एकदम जम गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या? किसके साथ? कोई और उनकी बात न सुन ले, इसलिए यून सियोल उसे एक शांत जगह पर ले गई। जब वो अकेले थे तो उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं मिस्टर कैंग से शादी करने जा रही हूँ। क्योंग यून ने उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। शू, धीरे बोलो। यून सियोल ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए फुसफुसाकर कहा, सिर्फ तुम्हें ही इस बारे में पता है तो प्लीज इसे एक सीक्रेट रखना। उसकी दोस्त ने सिर हिलाया और उसे कसकर गले लगा लिया। बधाई हो, आखिरकार तुम्हें रास्ता मिल ही गया। पर थोड़ी देर बाद क्योंग यून की मुस्कान चिंता में बदल गई। पर वो शादी के लिए क्यों पूछ रहे हैं? उनकी वजह क्या है? यून सियोल ने सच बोलने का फैसला किया।
किया। वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, उन्हें भी सिर्फ स्टेटस चाहिए और वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। क्योंग यून ने एक पल सोचा और फिर पूछा, रुको, कहीं ये वही तो नहीं जिन्होंने तुम्हें उन सारी ब्लाइंड डेट्स से बचाया था? इससे पहले कि यून सोल जवाब देती, क्योंग यून शरारत से मुस्कुराई, वो तो तुम्हारे व्हाइट नाइट की तरह है ना, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर सबको बचाने आ गया। जैसे जैसे क्योंग यून की कल्पनाएं दौड़ने लगी, यून सियोल ने अपनी आंखें घुमाई, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सो क्यून उनके पीछे आ गया। तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? उसने हंसी मजाक में पूछा और उन्हें कैंपस के कैफे की तरफ ले जाने लगा। चलो कॉफी पीते हैं। कॉफी शॉप में जून यंग चुपचाप बैठा अपनी कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी नजर 3 लोगों के एक ग्रुप पर पड़ी जो हंसते हुए कैफे की तरफ आ रहे थे। उसकी नजरें उस एक इंसान पर टिक गईं कि जिससे वो शादी करने वाला था, यून सोल। उसकी चमकती मुस्कान देखकर उसका चेहरा खिल उठा था और एक पल के लिए जून यंग अपनी नजरें वहां से हटा ही नहीं पाया। तभी अचानक एक आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा, जून यंग। उसने मुड़कर देखा तो सूजिन पास ही खड़ी थी। उसने बड़े आराम से जवाब दिया, हेलो सूजिन। सूजिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके पास बैठ गई और बोली, अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ आने वाले हैं तो मैं पहले ही आपको ज्वाइन कर लेती। जब वो बातें कर रहे थे तभी वो ग्रुप कैफे के अंदर आया। सूजिन को देखकर सो क्यून ने जोश में हाथ हिलाया। सूजिन, अरे मिस्टर कांग भी यही हैं, उसने हैरानी से कहा। फिर सो क्यून ने उत्साह के साथ जून यंग की तरफ देखकर पूछा, हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, क्या आप और सूजिन हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? जून यंग ने यून सियोल की तरफ देखा, जो इशारों में उसे मना करने के लिए कह रही थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई और उसने उसके इशारों को अनसुना कर दिया। उसने सो क्यून को जवाब दिया, ठीक है, मैं चलूंगा। सो क्यून ने खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया, तो फिर अभी चलते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे हुए यून सोल को जून यंग की मौजूदगी की वजह से काफी बेचैनी हो रही थी। वहाँ का माहौल उसे बहुत टेंशन वाला लग रहा था और वो रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। सो क्यून ने हमेशा की तरह उसे एक हाफ कुक्ड अंडा दिया, जो वो अक्सर साथ खाते वक्त उसे देता था। तुम्हें ये पसंद है ना? उसने उसकी प्लेट में अंडा रखते हुए कहा। जून यंग ने ये सब देखा और उसकी नजरें उन दोनों पर ही टिक गईं। उसे घूरते देख सो क्यून ने मुस्कुराते हुए बताया, यून सोल जियोजाय आइलैंड से है, उसे खाने के ऊपर अंडा बहुत पसंद है, वहाँ ये आम बात है। जून यंग हल्का सा मुस्कुराया और यून सियोल की तरफ मुड़कर बोला, ओह, मुझे ये नहीं पता था। तो फिर तुम सोल कब शिफ्ट हुई? इससे पहले कि यून सियोल कुछ बोल पाती, सो क्यून फिर बीच में बोल पड़ा, जब कॉलेज शुरू हुआ तब वो यहाँ आई थी। उससे पहले वो जियोजाय में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी। यून सोल को बहुत अजीब लगा और उसने मन ही मन सोचा, ये अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकता। उसकी सोच तब टूटी जब सो क्यून ने अपने चॉपस्टिक्स से उसके बाउल में से खाना निकाल लिया। चिढ़कर वो भड़क उठी, हे, मेरे खाने में अपनी चॉपस्टिक्स मत डालो, ये लो, अब ये सारा तुम ही खा लो। उनकी ये नोक झोंक देकर सो क्यून हंसा और बोला, वाह, तुम दोनों के बीच कितनी क्यूट बॉन्डिंग है। फिर उसने मुस्कुराते हुए यून सोल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ, हम वाकई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। जून यंग चुप रहा और उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना मुश्किल था। हालांकि यून सोल को महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ने भी चुपचाप एक ठंडी सांस ली, क्योंकि उसे भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था। खाना खत्म करने के बाद सो क्यून और उसके साथी वहाँ से चले गए। बाकी तीनों ने उन्हें बाएं कहा और माहौल की गर्मी को भांपते हुए क्योंग यून ने कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे भी चलना चाहिए। यून सियोल भी उसके साथ निकलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो हिल पाती, जून यंग ने पीछे से उसका बैग पकड़ लिया और उसे रोक दिया। ये देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, तुम पहले चलो। जब सब चले गए तो जून यंग ने उसकी तरफ देखा और सीधे शब्दों में कहा, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, ये मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। चिढ़कर यून सोल भड़क उठी, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने उसे घूरते हुए आगे कहा, और आप आने के लिए मान ही क्यों गए? जून यंग ने शांति से जवाब दिया, हमने तय किया था कि कैंपस में हम अपना रिश्ता सीक्रेट रखेंगे, और इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैं बस अपने स्टूडेंट्स के सामने नेचुरल रहने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते हुए यून सियोल ने सोचा, मुझे पता है कि ये कोई असली शादी नहीं है, पर ये आदमी इतना शांत कैसे रह सकता है। जैसे ही वो जाने लगा, उसने हुक्म दिया, मेरे साथ कार तक चलो। उसे थोड़ा दुख हुआ और उसने सोचा, मैं मिस्टर कांग जैसे इंसान से आखिर क्या उम्मीद कर रही हूँ। तभी अचानक उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हैरान होकर उसने पूछा, क्या? उसने बहुत ही स्मूथली जवाब दिया, हमें जब भी मौका मिले प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना? वो हिचकिचाई और एक पल के लिए उसे देखती रही। आखिरकार उसने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। हाथ में हाथ डालकर चलते हुए उसने सोचा, आखिरकार ये रिश्ता बिना फीलिंग्स के ही तो होना चाहिए, है ना? उसने मन ही मन ठान लिया, अगर वो कोल्ड हो सकते हैं तो मैं भी हो सकती हूँ। जब वो कार के पास पहुंचे, जोनयुंग ने दरवाजा खोला और कमेंट किया, मैंने नोटिस किया कि तुम हाथ पकड़ने में अब भी अनकंफर्टेबल हो। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने आगे कहा, तुम्हें तो इसमें अब तक एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था, ये देखते हुए कि तुम 108 बार किस कर चुकी हो। यून सेओल ने उसे घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आया कि गुस्सा करे या बात जाने दे। ये सोचकर कि साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, उसने बस इतना कहा, सॉरी। खुद को बेहतर दिखाने के लिए उसने फिर से उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ऐसे या फिर ऐसे? हाथ पकड़ने के अलग अलग तरीकों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने पूछा, कौन सा ज्यादा रोमांटिक लग रहा है? जूनियोंग ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। ऐसे? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यून सेओल उसे देखने लगी और उसे उसके हाथ की गर्मी महसूस हुई। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसके दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो गई थीं। जब यून सेओल अपनी दोस्त क्योंग यून से बात कर रही थी तो उसकी दोस्त ने इस शादी के तरीके पर अपनी चिंता जताई। कानूनी तौर पर तो ये पक्का है, पर फिर भी ये असली नहीं है। तुम दोनों कब तक ये नाटक करने का सोच रहे हो? क्यों
जुंग युन ने गंभीरता से पूछा। यून सियोल ने खुद से कहा, ये सही कह रही है, मुझे एक प्लान बनाना होगा। उसने सोचा, झुनयोंग एक कामयाब बिजनेसमैन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने ये सब पहले से ना सोचा हो। पर मेरा क्या मैं बस अपनी सोचे बिना उसके पीछे चलती रहूंगी? अगले दिन जोनयुंग की कार के अंदर उसने उसे एक कागज पकड़ाया। ये क्या है? उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट है, उसने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया। एक कॉपी आप रख लीजिए, ये एक मैरिज एग्रीमेंट है ताकि हम में से किसी का भी नुकसान ना हो। झुनयोंग ने कागज को गौर से देखा। ये सही है। वो पॉइंट्स को पढ़ते हुए बुदबुदाया। पहला पॉइंट, शादी की बातों को गुप्त रखना, ये सही है, पर इसके लिए मैरिटल स्टेटस ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा, इससे बात ज्यादा साफ हो जाएगी। उसने उसकी तरफ एक नजर डाली। मुझे पहले पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम अपनी किसी एक दोस्त को बता रही हो तो मैं भी अपने एक दोस्त को बताऊंगा। आगे बढ़ते हुए उसने दूसरा पॉइंट पढ़ा, सही तरीके से पेश आना, मुझे इससे भी कोई परेशानी नहीं है। फिर वो तीसरे पॉइंट पर पहुंचा, पर्सनल लाइफ अलग रहेंगी। उसने जोर से पढ़ा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसने बीच में ही टोक दिया, जी हाँ, हमारी सच में शादी नहीं हो रही है, इसलिए हम जो चाहें वो करने के लिए आजाद हैं। वो शरारत से मुस्कुराया और अपनी भौहें ऊपर की। तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा सकती हो। उसकी नजरें और भी तीखी हो गईं। बात वैसी नहीं है। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने पढ़ना जारी रखा। अचानक उसने कहा, मैं चौथे पॉइंट से सहमत नहीं हूँ। अगर हम अपने घर वालों के सामने प्यार नहीं दिखाएंगे तो उन्हें यकीन कैसे होगा? उसने मजबूती से समझाया, ये हर वक्त करने की जरूरत नहीं है और आपको मुझे पहले से बताना होगा। उसने अपना सिर हिलाया, ये प्रैक्टिकल नहीं है, हमें मौके के हिसाब से चलना होगा। उसने पलटकर कहा, पर हम ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, हम पहले से प्लान कर सकते हैं। वो आराम से पीछे झुका और एक बड़ा धमाका किया। ओह, मैं बताना भूल गया, शादी के बाद मेरी माँ चाहती है कि तुम्हारे ग्रेजुएट होने तक हम फैमिली हाउस में ही रहें। ये उनकी शर्तों में से एक है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। और आप मुझे ये अब बता रहे हैं? उसकी चिढ़ को अनदेखा करते हुए उसने आगे कहा, इसीलिए पॉइंट 4 और 5 हटा देने चाहिए। रही बात पॉइंट 6 की। वो रुका और उसे देखा। अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं रहते तो तुम्हारे लिए इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं बचेगा, इसलिए मैं ये समझ सका हूँ। उसका गुस्सा फूट पड़ा। पॉइंट 5 क्यों हटाना है? उसने सादगी से जवाब दिया और उसके और करीब आ गया। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? या फिर वो रुका और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्या तुम्हें डर है कि तुम बहक जाओगी? गुस्से से उसके गाल लाल हो गए और उसने उसे घूर कर देखा। ठीक है, उसने दांत पीसते हुए कहा और पॉइंट 4 को काट दिया। पर पॉइंट 5 रहेगा, मैं पॉइंट 4 को बदल दूंगी। उसने उसे बदला हुआ एग्रीमेंट पकड़ाया। उसने उसे जोर से पढ़ा, एक ही बेड पर नहीं सोना। जी हाँ, उसने मजबूती से जवाब दिया। ये मैरिज एक बिजनेस है, कोई इमोशनल रिश्ता नहीं। सही कहा ना? बिना किसी बहस के उसने कागज पकड़ा और उस पर साइन कर दिए। उसने उसे गंभीरता से देखा और कहा, जब आपका काम हो जाए तो अपनी आंखें बंद कर लेना। वो थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्यों? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसने देखा कि वो उसकी तरफ झुक रही है और उसकी आंखें बंद हैं। वो एकदम जम गया। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और उसकी हिचकिचाहट समझ गई। घबराकर उसने उसके गाल पकड़ लिए। सॉरी, मैं अपनी हैट उतारना भूल गई थी। मैं बस वेडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती उसने हाथ बढ़ाकर उसकी हैट हटाई और उसे एक तरफ फेंक दिया। एक झटके में वो उसकी तरफ झुका और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। वेडिंग किस, वो धीमी आवाज में बुदबुदाया। दूल्हा शुरू करता है। जैसे ही वो करीब आया उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी नजरें उसकी नजरों में जमी थीं। जैसे ही उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रखे उसकी सांसें अटक गईं। वो दोनों उस पल में खो गए और उन्हें इस रिश्ते की अहमियत समझ आने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए और शादी का दिन करीब आता गया, यून सोल का फोन लगातार बज रहा था। पेन न्यूज की बुकिंग, शादी की तैयारियां और ढेर सारी छोटी छोटी डिटेल्स के अपडेट्स आ रहे थे। वो जून यंग की माँ के साथ हर जगह जा रही थी, चाहे वो अपने बेडरूम के लिए शॉपिंग करना हो, वेडिंग केक छकना हो या फिर वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करना हो। एक दोपहर जैसे ही उसने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनी और आईने के सामने खड़ी हुई, उसे अचानक एहसास हुआ कि ये शादी भले ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो, पर फिर भी ये सब बहुत असली है। वो आईने में खुद को देखती रही और उसके मन में भावनाओं का तूफान उठने लगा। शादी का फंक्शन जोजाई आइलैंड पर उनके पुराने घर में होने वाला था। गार्डन में टहलते हुए उसने देखा कि वहाँ सजावट, फूलों और टेबल्स का काम कितनी तेजी से चल रहा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश क्यों नहीं महसूस कर रही। घर के अंदर उसकी आंट उसके पास आई और चिंता जताते हुए पूछा, जून यंग कहाँ है? मैंने उसे अब तक नहीं देखा, उसे अब तक यहाँ ला जाना चाहिए था। ये सुनकर यून सियोल के दिल में बेचैनी होने लगी और उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो वहाँ उसका होने वाला हस्बैंड खड़ा था। वो अपने सामान के साथ वहाँ खड़ा था और उसके चेहरे पर एक सुकून देने वाली मुस्कान थी। उसे देखते ही यून सियोल को बहुत राहत मिली और उसका दिल अचानक से खुश हो गया। उसकी हालत देखकर जून यंग उसके पास आया और उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। उसने कहा, सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए ही आ गया। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, उसकी आंट वहाँ आ गई और यून सियोल ने तुरंत उन्हें जून यंग से मिलवाया। जब उसकी आंट और जून यंग शादी के बारे में बातें करने लगे तो यून सियोल की नजरें उस पर ही टिक गईं। बिना पता चले उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसे सच में बहुत शांति और खुशी महसूस हुई। रात को चॉय हाउस में सब लोग डिनर टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। यून सियोल की आंट ने उसे प्यार से डांटा, तुम्हें और खाना चाहिए वरना शादी वाले दिन तुम बेहोश हो जाओगी। यून सियोल ने मना करते हुए कहा, आंट, मैं ज्यादा नहीं खा सकती वरना मेरी ड्रेस फिट नहीं आएगी। पास ही बैठे जून यंग ने बड़े भरोसे के साथ कहा, फिक्र मत कीजिए आंट, शादी के बाद मैं इस बात का ध्यान रखूंगा
चाहूंगा कि ये पेट भरकर खाए। यून सियोल ने सिर हिलाया और कहा, देखा, अब आप रिलैक्स कर सकती हैं। उसकी आंट ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि यून सियोल को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ये सुनकर जून यंग ने अपनी भौहें ऊपर की और उसकी तरफ मुड़कर बोला, ओह सच में, इसने मुझे कभी ये बात नहीं बताई। उसके ग्रैंडफादर हंसते हुए बोले, ये ऐसी ही है, जो महसूस करती है वो हमेशा कहती नहीं, पर ये तुम्हें पूरे दिल से चाहेगी। बाद में जब यून सोल जून यंग के लिए कमरा तैयार कर रही थी, वो अपना सामान लेकर अंदर आया। चारों तरफ देखते हुए उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा कमरा है? उसने जवाब दिया, हाँ, आज रात मैं अपनी आंट के कमरे में सो जाऊंगी। अगर आपको यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। उसने सादगी से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने धीरे से पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हैं? मैं आपके लिए इससे बेहतर कमरा तैयार रखती। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर बड़े प्यार से उसके बालों की एक लट को उसके कान के पीछे किया। क्योंकि मेरी होने वाली वाइफ ने शादी से एक दिन पहले मुझे कांटेक्ट करने की जहमत तक नहीं उठाई, तो खुद उसे ढूंढने आने के अलावा मैं और क्या करता। अचानक हुए इस बर्ताव से वो उसे देखती रह गई और वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने सच्चे दिल से कहा, आने के लिए शुक्रिया। जून यंग की मुस्कान और गहरी हो गई और वो उसके करीब आया। फिर उसने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। पीछे हटते हुए उसने प्यार से कहा, गुड नाइट मेरी ब्राइड। ये सुनकर उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। शादी वाले दिन सेरेमोनी शुरू होने के लिए सब कुछ तैयार था। जब जून यंग तैयार हो रहा था, उसके दोस्त ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम शादी कर रहे हो। कुछ दिन पहले तक तो तुम अपनी मॉम की भेजी हुई ब्लाइंड डेट्स पर जा रहे थे। वैसे ये ब्राइड है कौन? एक मुस्कान के साथ जून यंग ने जवाब दिया, यकीनन वो तो नहीं जिससे मैं किसी ब्लाइंड डेट पर मिला था। उसके दोस्त का लहजा गंभीर हो गया। तो फिर कौन? सवाल को अनसुना करते हुए जून यंग ने उस कमरे का दरवाजा खटखटाया जहां यून सियोल तैयार हो रही थी। उसकी दोस्त ने दरवाजा खोला और कहा, वो अभी तैयार नहीं हुई है। पर जून यंग नहीं माना। उसने भरोसा दिलाते हुए कहा, बस 1 मिनट लगेगा, और वो अंदर चला गया। उसने आवाज दी, यून सियोल, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो वहीं जम गया और उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने यून सियोल खड़ी थी, अपनी वेडिंग गाउन में एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइड लग रही थी। उसे घूरते देख उसने पूछा, जी? जब उसे एहसास हुआ कि वो काफी देर से चुपचाप खड़ा है, तो जून यंग ने अपना गला साफ किया और अपने दोस्त की तरफ इशारा किया, ये मेरा बिजनेस पार्टनर और ग्रूम्समैन है, मैंने सोचा मिलवा दूं। उसने तमीज से हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर अपनी सहेली को जून यंग के दोस्त से मिलवाया। जान पहचान होने के बाद जून यंग ने अपने दोस्त को याद दिलाया, क्योंकि ये एक सीक्रेट मैरिज है तो ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके दोस्त ने सिर हिलाया, समझ गया, मैं प्रैक्टिस के लिए पहले बाहर जाता हूँ। यून सियोल की सहेली ने भी कहा, मैं भी चलती हूँ, अभी तुम दोनों अकेले बात कर लो। जाने से पहले दोनों ने सलाह दी, बस रिलैक्स करो, ठीक है? दरवाजा बंद होने के बाद यून सोल ने घबराते हुए जून यंग की तरफ देखा, क्या हम वाकई इतने टेंशन में लग रहे हैं? जून यंग ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, मैं तो नहीं हूँ, क्या तुम हो? उसने कहा, बिल्कुल हूँ, अगर हमारा नाटक पकड़ा गया तो मेरे ग्रैंडफादर टूट जाएंगे। अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसने आगे कहा, तो ऐसा महसूस होता है, कोई ताज्जुब नहीं कि लोग अपनी शादी के दिन भाग क्यों जाते हैं। जून यंग उसके और करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तो जैसा उन्होंने सलाह दी, क्या हमें रिलैक्स होने के लिए किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? वो उसकी तरफ झुका, उसका चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब था और उनके होठों में बस कुछ ही इंच की दूरी थी। पर अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हें अपना मेकअप फिर से करना पड़ेगा। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। घबरा कर उसने उसे पीछे धकेला, आप हमेशा किसके बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं, आप बड़े परवर्ट हैं। जून यंग हंसा और मजेदार मुस्कान के साथ पीछे हट गया। देखा, अब तुम्हारी घबराहट गायब हो गई ना? वो वहीं खड़ी रह गई और उसे जाते हुए देखती रही। उसने सोचा, ये अभी क्या हुआ? उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। शादी के मंडप की हल्की छांव में जून यंग अपनी ब्राइड का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें सामने वाले रास्ते पर टिकी थीं और तभी यून सियोल वहां आई। वो अपने ग्रैंडफादर का हाथ पकड़े बहुत ही धीरे और शर्माते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, यून सियोल के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। वो उसे लगातार देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन जून यंग एकदम शांत खड़ा था और उसकी आंखें यून सियोल पर ही टिकी थीं। जब वो आखिरकार उसके पास पहुंची तो जून यंग अब और इंतजार नहीं कर पाया और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके ग्रैंडफादर ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर धीरे से यून सियोल का हाथ जून यंग के हाथ में दे दिया। ये एक खामोश इशारा था भरोसे का। शादी की रस्में आगे बढ़ी और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को रिंग्स पहनाई, उनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबके चेहरे मुस्कान से खिले हुए थे। तभी अचानक ग्रूम्समैन ने ऐलान किया, अब शादी की कस्मों को पूरा करने के लिए केस का वक्त आ गया है। ये सुनते ही यून सियोल एकदम सहम गई। जून यंग ने धीरे से उसके कान में कहा, अब हमारी प्रैक्टिस का रिजल्ट दिखाने का वक्त आ गया है, रिलैक्स करो, तुम बहुत अकड़ी हुई लग रही हो। जैसे ही उसने उसका वेल हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने घबराते हुए फुसफुसा कर कहा, पर हमने इतने सारे लोगों के सामने प्रैक्टिस नहीं की थी। वो हल्का सा हंसा और उसे भरोसा दिलाते हुए बोला, बस अपनी आंखें बंद कर लो। उसने फटी आंखों से उसे देखा और फिर उसकी बात मानकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जून यंग उसकी तरफ झुका, उसका चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था और अगले ही पल उनके होंठ मिले और उन्होंने एक किस के साथ अपनी
शादी मुकम्मल की। वहाँ मौजूद लोग तालियों से गूंज उठे और इसी के साथ वो अब आधिकारिक तौर पर मिस्टर और मिसेस कैंग बन चुके थे। और इसी के साथ ये हिस्सा यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अगले चैप्टर के लिए एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका फीडबैक ही मुझे बताएगा कि अगला हिस्सा कब लाना है, तो जुड़े रहें और मैं उसे जल्द ही लेकर आऊंगा।